सभी साथियों का एग्रीएंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का सेकंड चैप्टर, उसका अपन पार्ट 1 पार्ट 2 का स्टडी कर चुके हैं। पार्ट 3 तो अपना पार्ट 3 चल रहा था। पार्ट 3 में अपना था जैव उर्वरक प्रकार एवं उपयोग विधि, टाइप्स एंड यूजेस के जो मेथड होते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। साथियों, अपन एजिड 12th की बुक को स्कैन करके पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, आपकी 12th की बुक को ही हम स्कैन करके पढ़ा रहे हैं ताकि वही वर्ड यूज लें, आपको इजीली समझ में आए। तो सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट है जैव उर्वरक प्रयोग एवं उपयोग विधि। जैव उर्वरक का मतलब क्या होता है दोस्तों? उर्वरक को बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। जैव मतलब बायो, इसीलिए इनको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? बायो। अब फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? फर्टिलाइजर वैसे रासायनिक होते हैं और उनका काम होता है पोषक तत्व उपलब्ध कराना, जैसे यूरिया नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। डीएपी एक फर्टिलाइजर है, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस उपलब्ध कराता है। यदि फर्टिलाइजर बायो हो, बायो फर्टिलाइजर यानी रासायनिक फर्टिलाइजरों की तरह की जगह सूक्ष्म जीवों को उर्वरक के रूप में उपयोग करके पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, वो बायो फर्टिलाइजर होते हैं। यानी जैव उर्वरक का मतलब क्या होता है कि जीवों का उपयोग पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए लेते हैं, तो वो होते हैं जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर। ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, उनकी महंगाई के कारण कॉस्ट भी, खेती में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती की लागत बढ़ जाती है। उसके लिए जैव उर्वरक यानी जीवों का उपयोग पोषक तत्व प्रदान करने के लिए लिया जाता है, जैसे राइजोबियम, जैसे एजोटोबैक्टर, जैसे एजोस्पेरालुम। विस्तार से इसको अपन आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यानी सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग होता है पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए, तो वो कहलाते हैं जैव उर्वरक। अब इसकी सही परिभाषा पढ़ते हैं, समझ में आ गया। जैव उर्वरक का मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उर्वरक के रूप में। जैव उर्वरक की डेफिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, किसी भी चीज को लिखते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं पॉइंट को, ताकि आपको अच्छे नंबर आए 12th के एग्जाम में। जैसे बायो फर्टिलाइजर को क्या जैव उर्वरक को क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। यदि आपने ऐसा लिख दिया तो एक्सटर्नल कॉपी चेक करने वाले की नजर में काफी इंटेलिजेंट सिद्ध हो जाओगे। बायो फर्टिलाइजर परिभाषा है ना, डेफिनेशन। अब जैव उर्वरक की क्या डेफिनेशन लिखी, इनको देखिए। जैव उर्वरक एक उत्पाद है, यानी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बनाया है जो सूक्ष्म जीवों की जीवित एवं सुसुप्त जैव कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल आदि एकल या समन्वित समूह है, जो किसी वाहक जैसे ठोस पदार्थ या द्रव्य में मिश्रित होता है, जो नत्र जनन स्थिरीकरण उपलब्ध पौधों में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने, पादप बढ़वार, पौधों को स्रावित करने एवं साथ ही वर्धा की क्रियाशीलता, गुणवत्ता तथा पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि करने में उपयोगी है। अब इसको सारांश में समझते हैं। सारांश ये है कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग पोषक तत्व उपलब्ध करवाने, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ाने में, पौधों की वृद्धि करने में उपयोग लिया जाता है, तो वो जैव उर्वरक होते हैं। जैव उर्वरक का मतलब जिस प्रकार उर्वरक काम करता है उसकी जगह अपन क्या लेना है? सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग, जीवाणु नहीं, जीवों का उपयोग, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में, पोषक तत्व उपलब्ध कराने में, मृदा की क्रियाशीलता बढ़ाने में काम लेते हैं, तो दैट इज द बायो फर्टिलाइजर। अब सूक्ष्म जीवों में जीवाणु भी हो सकता है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, फफूंद भी हो सकता है, एक्टिनोमाइसीट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका प्रयोग यदि पादप वृद्धि बढ़ाने में, मृदा की क्रियाशीलता बढ़ाने में, पौधों की वृद्धि बढ़ाने में या पोषक तत्व उपलब्ध कराने में लेते हैं, तो दैट इज द बायो फर्टिलाइजर, दैट इज द सूक्ष्म जीवाणु। यानी उनको जैव उर्वरक बोल सकते हैं या बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं जैव उर्वरकों के? जैसे जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन में फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं। देखो, जितने भी बायो फर्टिलाइजर यानी जो सूक्ष्म जीव काम में लेते हैं उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक कहलाते हैं। वो 2 ही पोषक तत्व उपलब्ध कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 17 पोषक तत्वों में से मात्र 2 ही पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, नाइट्रोजन व फास्फोरस। स्पेशली इनके 2 के ही होते हैं, आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत है, यानी जैसे मार्केट से डीएपी यूरिया लाते हो तो महंगा आता है, उसकी जगह जैव उर्वरक क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। जैव उर्वरक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के अलावा कुछ जैव उर्वरक कुछ ऐसे हार्मोन्स, विटामिन भी स्रावित करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि में अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसल की उपज में 20 से 40% की बढ़ोतरी होती है। कुछ जैव उर्वरक एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करते हैं
जो मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम करते हैं। ठीक है, इनके उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में सुधार होता है। क्यों? क्योंकि यदि रासायनिक उर्वरक है, मृदा की भौतिक स्थिति, रासायनिक स्थिति, जैविक स्थिति को प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जैव उर्वरक एक तरह के ऑर्गेनिक है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मृदा की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन में सुधार करते हैं, मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक अवस्था में सुधार करते हैं। नील हरित शैवाल और एजोला नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, जैसे मेनली नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करते हैं जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जैव उर्वरक। लेकिन जैसे नील हरित शैवाल, जिसको बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, आप पानी के ऊपर देखना नील आ जाती है, वो दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। या एजोला जो एक फर्न के रूप में, ये उन फसलों में प्रयोग लेते हैं जब पानी भरा होता है, जैसे धान की फसल में पानी भरा होता है, क्यों? इनके लिए पानी की आवश्यक होता है। ये नाइट्रोजन के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, तांबा, मैंगनीज, जस्ता आदि भी उपलब्ध करवाते हैं। अब जैव उर्वरकों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। इनको कैसे बांटते हैं? नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले कौन से है, फास्फोरस कौन से है, या सहजीवी कौन से है, असहजीवी कौन से है, इस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, फिर पढ़ेंगे फास्फोरस वाले, या फिर जिंक वाले, या पादप वृद्धि बढ़ाने वाले, अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। पहला कौन से है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। नाइट्रोजन वाले जितने भी जैव उर्वरक होते हैं, उनका काम होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 गैस होती है लगभग 78%, ये हवा में रहती है, लेकिन इसको पौधों की जड़ों में स्थिर करना है। क्या करता है? स्थिरीकरण करना है, फिक्सेशन करना है नाइट्रोजन का। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे की जड़ों में स्थिर करना स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में फिक्सेशन करते हैं, इसलिए कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये अलग अलग इनको वर्गीकृत किया गया है, जैसे दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, जैसे ऐसे जो दलहनी फसल, ऐसे जीवाणु जो दलहनी फसलों के साथ सहजीवी का कार्य करते हैं, फसल को भी फायदा पहुंचाते हैं, अपना भी भोजन लेते हैं, जैसे राइजोबियम। अब आगे अपन वर्गीकरण में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, कौन सी फसल में दलहनी में कौन सा लेते हैं। इसके अलावा दलहनी फसलों के साथ पौधों के साथ सहजीवी, दलहनी फसलों के अलावा जैसे एजोस्पेरिलम, एसिटोबैक्टर, ये दलहनी फसलों के अलावा है, लेकिन ये भी एक तरह की क्या है? सहजीवी। क्योंकि नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, ये अलग अलग होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और मुक्त जीवी भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सहजीवी और मुक्त जीवी। सहजीवी का मतलब जो पौधे को पोषण देता है, नाइट्रोजन देता है, बदले में अपना जीवन यापन के लिए कुछ भोजन भी ग्रहण करता है। मुक्त जीवी जो डिपेंडेंट नहीं होता है, मुक्त होता है। सहजीवी मतलब दोनों को आपस में फायदा ले रहे हैं। सहजीवी में 3 उदाहरण लिखे थे, दलहनी फसलों के साथ जैसे राइजोबियम, दलहनी के अलावा के जैसे एजोस्पेरिलम, या जैसे धान की फसल में पानी भरा हो वहां जैसे एजोला के साथ सहजीवी उदाहरण लेते हैं, जैसे एनाबिना प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन वालों में 3 सहजीवी, सहजीवी में 3 एग्जाम्पल लिखे। दूसरा सहजीवी के विपरीत मुक्त जीवी, फ्री लिविंग। मुक्त जीवी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, क्लेबसिएला। दूसरे होते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, जो एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम ये होते हैं, ये परपोषित होते हैं। क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। तो ये ध्यान रखना कौन से स्वतंत्र सहजीवी और कौन से मुक्त जीवी है। और मुक्त जीवी में भी कौन से 2 अलग अलग प्रकार है, सहजीवी में भी कौन कौन से हैं। ये तो हो गए नाइट्रोजन वाले। अब दूसरे जैव उर्वरकों में पहले पढ़ा था अपन नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। दूसरा कौन सा है? फास्फोरस वाले जैव उर्वरक। तो नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरक क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में स्थिर करते हैं। जबकि फास्फोरस वाले जैव उर्वरक होते हैं, उनका काम होता है अघुलनशील या अस्थिर फास्फोरस को, अघुलनशील या अस्थिर फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस या अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं, यानी उसका फॉर्म को चेंज करते हैं, उसकी विलेयता को बढ़ाते हैं। जबकि नाइट्रोजन वाले क्या कर रहे थे? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में स्थिर करते हैं। फास्फोरस वालों का क्या काम था? अघुलनशील फास्फोरस या जो अनअवेलेबल था उसको घुलनशील अवस्था में बदलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब फास्फोरस में क्या होता है? इसके भी फास्फोरस वाले की भी अलग अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अपन विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें फास्फोरस विलेकारी जीवाणु होते हैं, फास्फोरस विलेकारी फफूंद होते हैं, फास्फोरस विलेकारी एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। 3 तरह के होते हैं जो आगे अपन पढ़ेंगे। एक होता है सहजीवी कवक। ये भी एक तरह का
इसका तो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके साथ एक परिभाषा दे रखी है सहजीवी कवक। कुछ कवक ऐसे होते हैं फंजाई जो सहजीवी होते हैं और फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं, जैसे माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? एक तरह का सहजीवी कवक है, यानी पौधे की जड़ों में अपना जाल फैला देती है। ये पौधा है, इसकी यहाँ जड़ें हैं, इसकी जड़ों में अपना कवक का एक तरह का सहजीवी कवक है। कवक है तो कवक जाल फैलाएगा, तो ये क्या करेगा? अपना कवक जाल फैला देता है। कवक जाल पौधे की जड़ों में फैला देता है, पौधे से पोषण लेता है और पौधे को फास्फोरस देता है। तो एक तरह का क्या है? फास्फोरस वाला जैव उर्वरक हुआ। सहजीवी इसलिए पौधे की जड़ों से अपना भोजन भी लेता है। जैसे इसका एग्जांपल है वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ये एक तरह का माइकोराइजा ही है, इसलिए इसको बोलते हैं वेम। वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा एक तरह का सहजीवी कवक है। अब जैसे जैव उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़े, पहले नाइट्रोजन वाले, दूसरे फास्फोरस वाले, तीसरे है कंपोस्ट उत्प्रेरक। यानी कुछ जैव उर्वरक ऐसे होते हैं जो कंपोस्ट बनाने में सहायता करते हैं, कंपोस्टिंग जल्दी करते हैं। इसमें जैसे कोई बहुत सारे जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल पूछा जाए तो जैसे इसमें ट्राइकोडर्मा हो सकता है, सेल्यूमोनास हो सकता है, पेलिसिलियोमाइसिस हो सकता है, एस्परजिलस हो सकता है। इसमें यहाँ कंपोस्ट उत्प्रेरक मतलब ऐसे जैव उर्वरक जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा, सेल्यूमोनास, पेलिसिलियोमाइसिस, एस्परजिलस, ये एग्जाम्पल होते हैं। चौथे होते हैं जैसे नाइट्रोजन वाले पढ़ लिए, फास्फोरस वाले पढ़ लिए, कंपोस्टिंग वाले पढ़ लिए। चौथे हैं पौध वर्धीकारक राइजोबैक्टीरिया, पीजीपीआर। यानी ऐसे होते हैं, ऐसे राइजोबैक्टीरिया जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। अगला है जिंक विलेयकारी जैव उर्वरक, यानी ऐसे जैव उर्वरक जो जिंक की विलेयशीलता को बढ़ाते हैं, सोल्यूबिलिटी को बढ़ाते हैं। जमीन में जिंक इजीली सोल्यूबल हो जाता है, इजीली घुलनशील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण पूछ सकते हैं बेसिलस सुब्टिलिस, थायोबेसिलस, थायोऑक्सीडेंस, सेकेरोमाइसिस स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल इतने ज्यादा प्री पीजी लेवल में भी नहीं पूछा जाता इतने ज्यादा एग्जाम्पल, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आप एग्रीएंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको जेट में टॉप रैंक बनानी है, इस आधार पर पढ़ाई करनी है। इसीलिए आपको एग्रीएंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्लास को शेयर करना है। और अभी तक आपने एग्रीएंस क्लासेस का जेट फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि मात्र 4000 रुपए में जो कोर्स आप 12th के बाद 50-60 हजार खर्च करके फाउंडेशन करते हो 1 ईयर का, वो 1 ईयर का फाउंडेशन, या आप 12th के एग्जाम देने के बाद 2 महीने में जेट का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो, वो सारी चीजों के समाधान के लिए आज ही आप जेट का कोर्स ज्वाइन कीजिए। इस मौके को गवाइए मत। मात्र 4000 रुपए में कंप्लीट 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स आपको 12th के साथ अवेलेबल है, तो इस मौके को ना चुके। इसके अलावा अपन जैव उर्वरक पढ़ रहे हैं। जैव उर्वरक में अगला प्रकार पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक, यानी ऐसे जैव उर्वरक जो पोटेशियम की विलेयशीलता को बढ़ा रहे हैं। नाम से पता लग रहा है पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक। जैव उर्वरक यानी ऐसे जैव उर्वरक जो पोटेशियम की विलेयकारिता को बढ़ाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, फ्रेटूरिया ओरेंटिया। फ्रेटूरिया ओरेंटिया, बस इसका एक एग्जाम्पल, ये बहुत मोस्ट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आज भी कई बार पूछा जाता है कि इनकी जो जीवाणु की संख्या कितनी लेते हैं अपन काम में लेते हैं जैव उर्वरक की, तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार प्रति ग्राम सूखे वाहक में तो जीवाणु की संख्या कोई भी, जैसे राइजोबियम हो सकता है, एजोटोस्पेरिलम होता है, कोई भी जीवाणु है, चाहे फास्फोरस गोलक है, कोई भी है, कोई सा भी, कम से कम 1 × 10⁻⁷ या प्रति मिलीलीटर, या सूखे के अंदर तो लेनी है 1 × 10⁸ प्रति मिलीलीटर, और द्रव्य के अंदर लेनी है 1 × 10⁸। ये एक सीधा क्वेश्चन पूछा था, 10⁸ और 10⁸ है। 1 × 10⁷, 1 × 10⁸ मात्रा लेते हैं प्रति मिलीलीटर के हिसाब से